Very warm good evening to all of you. Dear student, today we are going to talk about rate of radioactive decay, which is a part of chemical kinetics. बच्चे कोई भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव डिके हो, ये सब फॉलो करते हैं किसको? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को. मीन्स वी कैन से ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन या डीके रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डीके कर रहा है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको अंडरस्टूड कर जाना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव डीके, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव डीके है, तो वो क्या करेगा? इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे रेडियम है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन में और स्पॉन्टेनियसली इमिशन करता है किसका? अल्फा पार्टिकल, दैट इज हीलियम पार्टिकल्स का. रेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 88 होता है और जो मास होता है वो 2226 होता है. और इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगी तो ये 222 बच गया और 88 में से माइनस कर देंगे तो 86 बच गया. मीन्स 88 से 86 क्योंकि 2 हीलियम का निकल गया. तो ये स्पॉन्टेनियसली क्या करता रहता है? अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता रहता है. हमें मालूम है कि रेडियो एक्टिव डीके का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली क्या करता है? कुछ रेडिएशन एमिट करता रहता है. Similarly, student, you can consider any chemical reaction in which a substance, for example, a substance A, it get converted into B, and this is a radioactive decay. ये भी कैसा है? radioactive decay है. तो ये भी क्या करेगा? It also follow a first order kinetics को follow करेगा. ठीक है. हम यहाँ पर क्या करते हैं? For example, let me take and note this is the number of atom initially. Number of एटम्स इनिशियली. ठीक है. इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? n नोट थे. जैसे हम a नोट लेते थे, यहाँ पर हमने n नोट ले लिया और हम कह देते हैं जो n है वो क्या है? इट इज नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम t. नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम t. मतलब इसके लिए अगर रेडियो एक्टिव के लिए अगर मुझे इंटीग्रेशन रेट प्लान लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगी? हमें मालूम है कि k इज इक्वल टू 2.303 T logarithm initial concentration n नोट बाय में concentration at any time T. यहाँ पर एक और आप कर सकते हैं, आप K भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर हम लैम्डा यहाँ पर लिख देते हैं जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर लैम्डा क्या है? दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डिसइंटीग्रेशन और डीके कांस्टेंट. ठीक है. कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ पर K भी ले सकते हैं. यू कैन राइट K हियर ऑल्सो. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. वहाँ पे हम A नोट लेते थे, यहाँ N नोट लिया है. वहाँ पर हम A लेते थे, यहाँ पर हमने क्या लिया है? N लिया है. सेम, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव डीके क्या करेगा? बिल्कुल वही काइनेटिक्स फॉलो करेगा जो कोई भी केमिकल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन. ठीक है. मुझे एक बात और हमें मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, अगर हम इसके हाफ टाइम की बात करें तो हाफ टाइम भी वही होगा. मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाय में टी हाफ या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय में लैम्डा. हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ क्या होती है? 0.693 बाय में के. यहाँ पर के जगह हमने क्या लिया है? लैम्डा लिया है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. आप के भी लिख सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो लैम्डा किसके बराबर हो गया? 0.693 बाय में टी हाफ. तो बच्चे टी हाफ 0.693 बाय में लैम्डा, दैट इज द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव डीके. देखिए बच्चे, हमें ये बात मालूम है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी भी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होता. मीन किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो डिसइंटीग्रेशन का पीरियड होता है वो इनफाइनाइट होता है. मतलब इनफाइनाइट टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होता है. मतलब हम कह नहीं सकते. इसीलिए हम क्या करते हैं? एवरेज टाइम वर्ड यूज करते हैं. और एवरेज टाइम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टाउ. ठीक है. एक वर्ड यूज करते हैं टाउ. ठीक है. और देखिए जो टाउ होता है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. देखिए सीधी सी बात ये हुई, मीन्स एवरेज टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट होगा. कोई भी सब्सटेंस कितने टाइम में क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होगा. और एक बात आप ये देख लीजिएगा
किसी भी सब्सटेंस का टी हाफ जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिनका टी हाफ बहुत कम होता है, मीन्स उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टी हाफ बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, काफ़ी स्टेबल है नेचर के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा कि जो एवरेज लाइफ होती है टाउ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा। यहाँ पे बच्चे हमें ये बात मालूम है कि टाउ जो है ये 1/λ है, और जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, 0.693 बाय में टी हाफ के बराबर है। और बच्चे अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो टाउ क्या हो गया, इट इज टी हाफ बाय में 0.693, और इसको जब सोल्व किया जाता है तो ये आएगा 1.44 के इक्वल, मीन्स टाउ और टी हाफ में क्या रिलेशन हो गई कि टाउ इज इक्वल टू 1.44 ऑफ टी हाफ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ खास हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया, क्यों, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट था। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं वही यहाँ पर होती है, वही हाफ लाइफ है, आप के रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। टाउ हमने कहा क्या होता है, एवरेज लाइफ, क्यों, क्योंकि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो डिसइंटीग्रेशन पीरियड होता है वो इनफाइनाइट हो सकता है, वो कभी भी कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होता। हमने कहा किसी भी सब्सटेंस का टी हाफ जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है, जितना कम है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के, या फिर लैम्डा। यहाँ से हमने एक रिलेशनशिप डिराइव करी कि टाउ इज इक्वल टू 1.44 ऑफ टी हाफ होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गए तो नॉर्मली हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ से इसको डिराइव कर देना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं सभी चीज़ें हम वहाँ पर लिखेंगे जीरो, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर तो उसके लिए अगर उसकी जो रेट होगी R, दैट इज इक्वल टू के ए नॉट, है ना। अगर रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर तो उसके लिए जो रेट होगी वो क्या होगी, के ए की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। अगर होगी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर तो बच्चे वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट जो होगी वो क्या होगी, ए की पावर 2 पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द काइनेटिक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें वो क्या होगा, देखिए अगर रिएक्शन है हमारी जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होती है, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय में टी। दिस इज द काइनेटिक्स फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट माइनस ए बाय में टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होती है, के इज इक्वल टू 2.303 बाय में टी लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी ए। और अगर हम बात करें किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बचे, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/t। देखिए सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/a माइनस 1/a नॉट, दिस इज द काइनेटिक्स फॉर दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। a नॉट माइनस a नॉट बाय में a माइनस a नॉट, दिस इज द काइनेटिक्स फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें टी हाफ की, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको याद हो, हमारा जो टी हाफ होता था वो किसके बराबर है, ए नॉट ओवर 2k के बराबर, है ना। टी हाफ किसके बराबर था, ए नॉट ओवर 2k के बराबर, डिराइव किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर कितने के बराबर था, 0.693 बाय में के, 0.693 बाय में के, दिस इज द टी हाफ। और यहाँ की अगर हम बात करें बच्चे, ये होता है 1/k इंटू ए नॉट, टी हाफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये टी हाफ की रिलेशनशिप भी क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, किसके लिए, दैट इज जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब आपको इनको ओपन तो करके किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में इधर उधर ट्रांसफर करके इनको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो बच्चे अगर हमें यहाँ पर रेट की फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करने हैं या टी हाफ के लिए ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ए नॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर रिएक्शन है हमारी जीरो ऑर्डर, रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। देखिए बच्चे कर तो हम सब कुछ चुके हैं, इसको छोड़ के ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है टी हाफ वर्सेस
किसके बीच में, ए नोड के वर्सेस में, टी हाफ वर्सेस ए नोड। यानी कि यहाँ से अब देखिए हमारा टी हाफ जो है वो किसके बराबर है, ए नोट बाय में 2k। हमें मालूम है इसको हमें y = mx+c की फॉर्म में लेकर जाना है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में तो ग्राफ बनेगा, इसका मतलब 1/2k क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। मीन्स यहाँ पर हम लिख भी देते हैं स्लोप की वैल्यू क्या होगी 1/2k। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, जब हम बात करें टी हाफ वर्सेज ए नोट के ग्राफ की बात करें, क्योंकि अगर मैं ग्राफ इनके लिए ड्रॉ करूंगी तो स्लोप की वैल्यू वहाँ पर बदल जाएगी, है ना। इस केस में क्या होगा, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/2k। मीन्स कैसी है, स्लोप पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा होगा बच्चे 0, क्योंकि इंटरसेप्ट के लिए कोई वैल्यू नहीं है। और हमें मालूम है कि अगर ऐसा होता है कि स्लोप हो पॉजिटिव और इंटरसेप्ट हो 0 तो कैसा ग्राफ आता है, ऐसा। मीन्स टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा जहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी 1/2k। ठीक है। सेकेंड, अगर हम किसके लिए, इस केस के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, ये तो हमें मालूम है कि अगर मैं टी हाफ वर्सेस ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो टी हाफ और ए के बीच में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ए। और अगर हम यहाँ पे टी हाफ वर्सेज 1/a नोट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर से ये क्या होगी, स्लोप की वैल्यू होगी 1/k पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई 0। मीन्स कैसा ग्राफ आएगा, दिस विल ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस तरीके से हमें टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट के रिस्पेक्ट में ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। मैंने बार बार आपको कहा है कुछ नहीं करना, यू हैव टू कन्वर्ट एवरी इक्वेशन इनटू y = mx+c, यानी कि लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेना है। और लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आप आसानी से इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चे आपको क्या करेंगे, जैसे ये 3 ग्राफ दे दिया आपको और कह देंगे इनमें से कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, या 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, या फिर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर फर्स्ट एंड दिस इज फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरियस ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेबल आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और फिर हम बात करने वाले हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक में किस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिए हैं, इसलिए मैं टी हाफ की रिलेशनशिप को यहाँ से रब कर देती हूँ। ठीक है, अब जी यहाँ से हम आ जाते हैं क्या करने के लिए, हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन। मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, कब, अगर हमारे पास क्या हो, कोई एक ही रिएक्टेंट गिवन हो या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट गिवन हो। देखिए बच्चे, जब हमारे पास रिएक्टेंट एक ही गिवन है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकल मेथड से बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए आप ग्राफिकल मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या हुआ, ग्राफिकल मेथड मीन्स ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, उससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, और जो पहला हम बात करने वाले हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मीन इनकी बात कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड रेट ला है, ये डिफरेंशियल रेट है। ठीक है, तो किस तरीके से आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं बाय यूजिंग या बाय ड्रॉइंग द ग्राफ। देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, R = K A नोट। मीन्स वी आर ड्रॉइंग ग्राफ बिटवीन R वर्सेज कंसंट्रेशन A नोट के, A के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, मुझे ग्राफ ड्रॉ करें। इस नोट का मीनिंग तो क्या है, इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट पावर पर, इसका मीनिंग है सेकंड पावर पर। A तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। तो बच्चे हम यहाँ पर R क्या है, रेट है, और ये A क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ
बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन यानी कि ए। ठीक है, पहले हम कर रहे हैं जीरो के लिए, आ जाइए। ये हो गया हमारा आर यानी कि रेट, और यहाँ पर हम ले रहे हैं बच्चे कंसंट्रेशन। अब आप देखिए, जब मैं इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तो हमें मालूम है कि हमारी रिएक्शन जो है इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट ऐसे ग्राफ मिलेगा, पैरेलल ग्राफ, या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल टू दिस एक्सिस। ठीक है, मीन्स अगर हमारी एज चेंज भी हो रही है तो हमारी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो रिएक्शन के लिए रेट जो होती है इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होती है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब आप सेकंड पर आ जाइए। देखिए बच्चे, अगर आप सेकंड के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमारा ये हो गया रेट, ये हमारी हो गई कंसंट्रेशन ए, रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आप देख लीजिए, क्योंकि इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा था, इसलिए हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन आई यानी कि कांस्टेंट आया। इसकी पावर 1 पर डिपेंड कर रही है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी। स्लोप कैसे बच्चे, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, जीरो। मीन्स रेट क्या करेगी हमारी, यानी कि इसकी पावर 1 के रिस्पेक्ट में मीन्स क्या बनाएगी, एक हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा। सिमिलरली अगर हमें इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है तो रेट वर्सेस ए का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, एक अगेन स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि मुझे इसके और इसके रिस्पेक्ट में, इसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारी जो स्लोप की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा है, जीरो, इसलिए क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमें ऑब्टेन होगी। तो दिस इज फॉर जीरो, दिस इज फॉर फर्स्ट, एंड दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से हमें सिर्फ ये देखना है कि ए के स्क्वायर वर्सेज आर, रेट के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बना हुआ है ऐसे, तो वो सेकंड है। अगर ए और आर के बीच में बना हुआ है, ऐसे ग्राफ आया हुआ है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर ऐसे पैरेलल है तो हम कह सकते हैं वो कैसी है, दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का, दिस वन, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें से। सेकेंड हम बात करने वाले हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाली हूँ, क्योंकि हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं ए वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ए वर्सेस टी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और इसको मैं ऐसे मॉडिफाई कर दूँ, ए को मैं इधर ले आई, प्लस का हो गया, और के टी को मैं इधर ले गई और प्लस में क्या हो गया, ए नॉट हो गया। कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे जो ग्राफ बनाना है वो किसके बीच में बनाना है, ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। इस इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वही ए को मुझे इधर लेकर आना है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, log ए नॉट माइनस log ए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि log x बाय वाई को क्या लिख सकते हैं, log x माइनस वाई। देखिए, अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, इसको मैं इधर ले आऊँ। अगर मैं इसको इधर ले आई तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई log a, और ये है हमारे पास के टी को मैं इधर ले जाऊँ, दिस इज के टी, और 2.303 को भी मैं इधर ले जाऊँ, 2.303। अब मैं इसको लेकर आई हूँ इधर, इस वाले को यहाँ पर, और इस के टी को मैं उधर लेकर जा रही हूँ, तो ये हो गया माइनस के टी बाय में 2.303 प्लस log a नॉट प्लस log a। ठीक है, सिर्फ मैंने मॉडिफिकेशन किया है, कुछ नहीं किया है। समझ आ रही है बात, ओनली मॉडिफाई किया इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को भी मैं मॉडिफाई करने वाली हूँ। देखिए, इस टी को इधर ले जाइए, तो ये हो गया के टी। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास। मैं इस ए को इधर लेकर आ रही हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, इस के टी को उधर लेकर जाऊँगी, प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये मुझे माइनस नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं इस इक्वेशन को अगर इधर लिख लूँ, के टी को उधर लिख लूँ, और फिर इस ए नोट को उधर ले जाऊँ। मीन्स देख लीजिए आप इसको, ए इज इक्वल टू के टी और प्लस 1/a नॉट। देखिए, इसको रीअरेंज किया है जस्ट हमने, क्या हुआ, इस a को हम क्या किया,
इधर लेकर आए माइनस हो गया, के डी को इधर लेकर आए माइनस हो गया, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था और सारी कंप्लीट क्वांटिटी माइनस थी। और कंप्लीट क्वांटिटी को हमने अगर प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह सारा प्लस होगा। आई थिंक रीअरेंजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। मैं ये नीचे वाला रन कर रही हूँ ताकि हम ग्राफ को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लाइन इक्वेशन के। फर्स्ट जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं बच्चे, वो किसके बीच में हम कर रहे हैं, ए वर्सेस टी के बीच में, तीनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर चलो लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट सेकंड, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए, तीनों ही सेम ग्राफ है। दैट इज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लोग ए वर्सेस टी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 1/a वर्सेस टी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास इक्वेशन है मुझे a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। वैसे तो मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, एक बार रिवीजन टाइप बोल सकते हैं। दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका मतलब माइनस के किसकी वैल्यू है, स्लोप की, और ए नोट किसकी वैल्यू है, इंटरसेप्ट की। मीन्स स्लोप की वैल्यू है माइनस के, इंटरसेप्ट की वैल्यू है ए नोट। स्लोप है नेगेटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, तो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा ए वर्सेस टी के बीच में कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मीन्स लाइक दिस। इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई बच्चे कितनी, ए नॉट, और स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ है तो समझ लीजिएगा कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ड्रॉ किया गया है। समझ आ रही है बात, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर गए, ग्राफ ड्रॉ किया, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट आया। यहाँ पर आ जाइए, लोग ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। मीन्स इक्वेशन ये भी इधर है, सॉरी, लोग ए इज इक्वल टू माइनस के टी बाई में 2.303 प्लस लोग ए नॉट। देखिए बच्चे फिर से, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कैसा है, लोग ए नॉट। ठीक है, वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। स्लोप क्या हुई, टी के वर्सेस को ग्राफ बनाना, माइनस के बाई में 2.303, यानी कि नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा इसी जैसा। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो लोग ए वर्सेस टाइम के बीच में है, यहाँ पर ए वर्सेस टाइम के बीच में है, तो बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा। लेकिन स्लोप की वैल्यू कितनी आई, माइनस के बाई में 2.303, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू है बच्चे वो है log a naught, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, log a naught। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ है इन दोनों के बीच में तो कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट। ऐसा है तो जीरो। अगर अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए, ये है हमारे पास 1/a इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a नॉट। अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर जाइए बच्चे। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लोप की वैल्यू है k, यानी कि पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव हों तो हमारा कैसा ग्राफ बनता है, ये होगा हमारा t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ग्राफ बनता है ऐसे, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। देखिए इंटरसेप्ट की वैल्यू है यहाँ पर 1/a नॉट, और जो स्लोप है बच्चे, स्लोप की वैल्यू है k, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो मीन्स पहली बात तो आप यहीं से देखकर समझ जाइएगा, अगर 1/a नॉट वर्सेस ए वर्सेस टाइम है तो वो सेकंड के लिए पूछा हुआ है, लोग ए वर्सेस टाइम है तो वो किसके लिए, फर्स्ट के लिए, और जीरो में तो लोगरिथम की टर्म आती ही नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ किसके लिए है, दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये ग्राफ ऐसे तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेट डिफरेंशियल इक्वेशन और काइनेटिक्स यानी कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं ग्राफ को देखकर। ग्राफ देखते ही हम बता देंगे ये किस ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम और कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए ये मेथड कब था, जब कोई एक ही रिएक्टेंट हमारे पास हो, तब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ। लेकिन अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, मीन्स वन से ज़्यादा, 2, 3 लाइक दिस, तो उस कंडीशन में हम ग्राफ का यूज नहीं कर सकते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है ना, इफ देयर आर more than
one reactant, if there are more than one reactant, then order of reaction cannot be determined by using graphical method, by using the graphical method। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे और उनमें से जो हम फर्स्ट मेथड मतलब सेकंड बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट तो हमने ग्राफिकल मेथड की बात कर ली, हम सेकंड इक्वेशन जो यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाउ वी कैन यूज डिफरेंट, इसको समझने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, पहले मैं एक छोटा सा डाटा यहाँ पर लिखूंगी, फिर हम उसकी हेल्प से इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली किया क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 और 3 रिएक्टेंट, फॉर एग्जाम्पल A प्लस B प्लस C, 3 रिएक्टेंट है, ये मिलकर क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसको हम ग्राफ की हेल्प से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअली A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर और C के रिस्पेक्ट में मुझे ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों का ऑर्डर निकाल के मैं जोड़ दूंगी तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पता चल जाएगा। तो मुझे इनिशियल रेट मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जैसे 3 रिएक्टेंट है हमारे पास, इनमें से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी किया जाता है और 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे मान लिया A की कंसंट्रेशन को मैं चेंज कर रही हूँ, B और C की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, और A की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, उसको एनालाइज करके विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर डिटरमाइन किया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या किया, B को चेंज किया, A और C की कंसंट्रेशन को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक है, फिर उसके बाद रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब B की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, B की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने से 4 टाइम करने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली फिर A और B को कांस्टेंट रखा, C की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ और उस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, फिर उसकी रिस्पेक्ट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया बच्चे, एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3, जिसमें A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और रेट यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए बच्चे, अगर मैं इन पहले 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि B की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। A की कंसंट्रेशन को डबल किया, A की कंसंट्रेशन को क्या करने पर, डबल करने पर देखिए रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेट जो है आप देख पा रहे हो 4 टाइम्स हो गया, 5 4 है ना 20, मीन्स रेट क्या हो गई, रेट बिकम 4 टाइम्स। देखिए ऐसा कब हो सकता है कि जो A है उसको दुगना करने से रेट अगर 4 टाइम्स हो रही है, तो इसका मतलब A की पावर किस पे डिपेंड करती है, 2 पर, तभी मेरी रेट क्या हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है। अगर इसकी पावर 1 होती तो इसको दुगना करने पर रेट भी क्या होती, 2 टाइम्स होती। अगर इसको मैं अगर यहाँ पर 1 होता तो इसको 4 टाइम करने पर रेट भी क्या होती, 4 टाइम्स होती। लेकिन ये तो डबल करने पर 4 टाइम्स हो रही है, मतलब A की स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। अब आप बच्चे इन दोनों एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ये तो चेंज हो नहीं रहा, क्या चेंज हो रहा है, इसकी रेट को कितना किया, B के रेट को हमने कितना किया, 3 टाइम्स। ठीक है ना, B को कितना किया, 3 टाइम्स। देखिए रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेट भी क्या हो रही है, 3 टाइम्स, है ना, रेट भी क्या हो रही है, 3 टाइम्स। मीन्स जब B की पावर 1 होगी तभी तो इसको 3 गुना करने पर रेट भी क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। समझ आ रही है, इसका मतलब B की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स this reaction with respect to A is 2 and with respect to B is 1, means overall order of the reaction is 2 and 1, that is this is the third order reaction। इस overall reaction का ऑर्डर क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, इनिशियल रेट मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट मेथड। देखिए तो बिल्कुल आसान था मेथड, आप देखकर भी बता सकते हैं, कंपेयर कीजिए और बता दीजिए कि कितने टाइम करने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए अगर मान लिया इसको 3 टाइम करने पर यहाँ पर रेट 9 टाइम्स हो जाती, अगर इसको 3 गुना करने पर रेट क्या हो जाती, 9 टाइम्स हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर क्या होती, 3 होती है ना, 2 होती, 3 2 जाना है। इसका मतलब फिर हम कह सकते थे कि B के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन 3 गुना करने पर रेट भी 3 ही गुना हुई है, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू
B order of reaction is first, overall order of the reaction is that is third order. ठीक है, देखिए बच्चे इसी क्वेश्चन को आप, ये तो मैंने आपको वर्बली वैसे बता दिया है, देखिए इसी क्वेश्चन को हम सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट R1 ले लिया, अगर हमने ये R1 लिया तो हमने कहा K कंसंट्रेशन ऑफ A 0.01, इसकी पावर हम कह देते हैं P, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.01, इसको हम बोल देते हैं Q। हमने रिएक्शन अज्यूम कर ली कि A प्लस B हमें क्या मिला प्रोडक्ट, क्योंकि दो ही रिएक्टेंट है हमारे पास। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट क्या है K, A की पावर P और B की पावर क्या है Q, मीन्स मुझे P और Q को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो R1 क्या है, ये है, और R2 क्या है, दैट इज K कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन इज 0.02 की पावर P, क्योंकि ओब्वियस है इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो हमारा P ही रहेगा, और इसमें 0.01 इसकी रिस्पेक्ट में Q। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई 1 एंड 2। अब क्या करिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब हमने इन इक्वेशन को डिवाइड किया बच्चे, रेट हमारे पास है, मैं यहाँ पर आगे लिख देती हूँ, रेट हमारी क्या है, पहले केस में 0.005 एंड सेकंड केस में 0.020, दिस इज द रेट फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बच्चे ये तो सेम था इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर K सेम है, कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचा क्या, पॉइंट से पॉइंट निकल गया, बच गया क्या 1/2 की पावर P, सेम पावर थी तो मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये हो गया 5 होगा, यानी कि 1/4। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 की पावर 1/2 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना। और देखिए ये बेस सेम हो गए दोनों के, अगर बेस सेम हो गई तो पावर भी क्या हो जाएगी, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि P की वैल्यू कितनी है 2 होगी। मीन्स ये किसकी कंसंट्रेशन थी, ये थी A की कंसंट्रेशन, तो विद रिस्पेक्ट टू A यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पर 2, P की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली हम यहाँ से Q की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कर लेंगे। देखिए हमने ले लिया R2 एंड R3, R2 एंड R3 डायरेक्टली ले मैं, R2 बचे 0.02, इसकी पावर है P, इसकी पावर P तो हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, और इनटू 0.01 Q, 0.03 Q विच इज इक्वल टू 0.020 डिवाइडेड बाय में 0.060। समझ आ रही होगी ये बात, ये तो हमारा सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए पॉइंट चला गया, ये हो गया 1/3 की पावर Q, इट इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये हो गया 1/3। बेस सेम है दोनों के तो पावर भी सेम होगी, इसकी पावर कितनी है, ऑब्वियस है 1 है, तो विद रिस्पेक्ट टू Q ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1। यही मैंने डायरेक्ट देखकर कहा था, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड आप कर सकते हैं ये यूज कि आपको अगर मैथमेटिकली अगर निकालना आ गया क्वेश्चन, इस तरीके से रेट दे रखे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रेट को निकालना बहुत ज़्यादा इतना भी सिंपल नहीं होता कि हमने डिवाइड किया और हमारे पास रेट निकल कर आ गई। उस कंडीशन में हम एक अल्टरनेटिव मेथड भी बच्चे यूज करते हैं। ठीक है ना, वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कोई रिएक्शन कंसीडर कर ली, ठीक है, लेट मी कंसीडर एनी रिएक्शन दैट इज A प्लस B प्लस C, A B C गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे रेट जो होगी वो क्या होगी, K A की पावर P, B की पावर Q एंड C की पावर R ले लेते हैं, P Q R। P Q R एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, हमें मालूम है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, P प्लस Q प्लस R के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर हम इनमें से किसी दो की कंसंट्रेशन को रख दें कांस्टेंट और एक की कंसंट्रेशन को वेरी करें, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू A, B और C ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो रेट है वो K A की पावर P पे डिपेंड कर रही है। अब मैं सिंपल यहाँ पे R0 कह रही हूँ कि सभी रिएक्शन के लिए, इसको मैंने क्या कर दिया K0 A की पावर P। अब देखिए यहाँ पर ये जो K0 है मुझे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C को, मतलब ये क्या लिए हमने कांस्टेंट लिए हैं, तो ये K0 K को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है स्मॉल k को, और उसके साथ साथ ये भी कांस्टेंट है, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने दो ऑर्डर ले ली, मतलब दो बार क्या कर दिया, A की कंसंट्रेशन को, क्योंकि मैं वेरी कर रही हूँ तो मैंने कह दिया R01 दैट इज इक्वल टू K0, इसको हमने कह दिया A1 की पावर P, फिर हमने कहा R02
के नॉट ए की कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया 2 सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, तो पावर क्या होगी पी। अब क्या करिए, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दें हम डिवाइड। तो बच्चे जब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया तो देखिए के तो कौन सेम है, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, बचे आर नोट 1 डिवाइडेड बाय में आर नोट 2 इज इक्वल टू ए इसकी पावर पी, एंड नीचे भी हमारा क्या है a1 और इधर भी क्या है हमारा ऐसे a1 a2 इसकी पावर p, क्योंकि दोनों की पावर क्या थी सेम थी। ठीक है, अब बच्चे मुझे तो किसी तरीके से ये p चाहिए, और ये p को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरीके से दोनों ही तरफ से log ले लीजिए। देखिए ये हो गया हमारे पास log आर नोट 1 डिवाइडेड बाय में आर नोट 2, ये हो गया मुझे हमारे पास p log a1 डिवाइडेड बाय में दैट इज log दोनों का कॉमन ले लेती हूँ मैं, दैट इज a2। ठीक है, और अब मुझे ये चाहिए तो आप इस क्वांटिटी को क्या करिएगा, इधर ले आइएगा इस पूरी क्वांटिटी को, तो ये पूरी क्वांटिटी आ गई इधर log concentration of A in first experiment and concentration of A in second experiment, this is equal to P। तो यहाँ से आसानी से हमारा क्या निकल जाएगा, P निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये अल्टरनेटिव मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। एक बार वापिस देख लिए फटाफट, हमने क्या कहा कि मान लीजिए बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, हमने कहा कि जैसे उधर तो 2 थे तो एक को कांस्टेंट रखा निकाल दिया, यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारे पास था, तो हमें ऑर्डर तो कब पता चलेगा, जब मुझे पी के और आर की वैल्यू पता चलेगी। तो हमने कहा जो रेट है मान लिया वो के, अब हमने क्या किया, इन 2 को कांस्टेंट रख लिया, 2 की वैल्यू को क्या रख लिया कांस्टेंट, मतलब इनका रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हम ए के रिस्पेक्ट में ये देख रहे हैं कि ए को चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने कहा 2 एक्सपेरिमेंट हमने जनरली ले लिया कि आर नोट इज इक्वल टू के नोट ए की पावर पी, दिस इज, और ये के नोट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक एक्सपेरिमेंट सेकंड। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ऑब्वियसली बात है रेट किस पर डिपेंड करेगी, ए की 1 पी, और सेकंड में भी A2, वैसे कंसंट्रेशन चेंज हो गया कि पहले कंसंट्रेशन मान लिया 100 दिया, 200 ले लिया। ठीक है, तो इसकी पावर पी। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया है, फिर उसके बाद हमने लोगरिथम ले लिया है, लोगरिथम लेके हम आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू। फिर सिमिलरली ए और सी को कांस्टेंट रख लीजिए, क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ए और बी को कांस्टेंट रख लीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर इन तीनों को क्या कर लीजिएगा, टोटल कर दीजिएगा, तो हमारी क्या निकल आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला चाहें तो याद रख सकते हैं कि लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में सेकंड कंसंट्रेशन, सॉरी रेट फर्स्ट रेट, सेकंड रेट और कंसंट्रेशन, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, पी की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से लेट मी डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड विच इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। कौन से मेथड की बात करेंगे, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। देखिए बच्चे ये मेथड जो है गिवन बाय ओस्टवाल्ड इन 1902 में ओस्टवाल्ड ने इस मेथड को दिया था। ओस्टवाल्ड ने क्या कहा कि पहले मेथड में हमने पढ़ा कि किन्हीं 2 रिएक्टेंट की, अगर 3 रिएक्टेंट है, किन्हीं 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लीजिए। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 3 रिएक्टेंट हैं तो आप इन 3 रिएक्टेंट में से किन्हीं 2 को एक्सेस में ले लीजिए। ठीक है ना, और जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उनकी कंसंट्रेशन प्रोबेबली कांस्टेंट हो जाती है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने कहा कि इन 2 को एक्सेस ले लो, इसको बदलने से रेट पे क्या फर्क पड़ा वो चेक करिए, फिर इन दोनों को कांस्टेंट ले लो, इसको वेरी करो, मतलब कांस्टेंट में एक्सेस रिएजेंट ले लो। ठीक है ना, इनको एक्सेस लेकर इसको चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ा, फिर इसको एक्सेस ले लो, बी को चेंज करने पर, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट पर क्या फर्क पड़ा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या कहता है, ये कहता है टेक एनी 2 रिएक्टेंट, बेटा मैं 3 मान के चलूँ, इसलिए मैंने 2 लिखा है, अगर आपके पास 2 है तो 1 रिएक्टेंट को एक्सेस ले लेंगे। टेक एनी 2 रिएक्टेंट एज एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, एंड वेरी द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन एंड चेक द इफेक्ट ऑफ
चेक द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, जैसे पिछले में कहा था डबल करने पर 4 टाइम हुई है या डबल ही रही है, 4 टाइम करने पर 4 गुना हो गई है या 2 गुना हो गई है या एज इट इज रही है, क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि जो एक्सेस रिएक्टेंट होते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट हैव नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सेस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम दो को एक्सेस लेकर एक की कंसंट्रेशन को वेरी करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर उनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से पता चल जाएगा। तो ये भी सिंपल सा एक मेथड था जो कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। एक मेथड हम और यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड टी हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो लास्ट मेथड और हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। देखिए बच्चे, हमने एक बात पहले ही बोली हुई है कि किसी भी रिएक्शन की जो टी हाफ होती है वो क्या करती है, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली वैरी करती है इसके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट की पावर n-1 पे, है ना। जो टी हाफ होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर a क्या है, कंसंट्रेशन है, टी हाफ हो गया। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट टी हाफ है, ठीक है ना, क्या है फर्स्ट टी हाफ, उस पर हमने मान लिया कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। ठीक है, फर्स्ट टी हाफ पर अगर कंसंट्रेशन C1 है तो इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ कि टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ इट इज इक्वल टू 1/c की पावर n-1। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं किसी सेकेंड टी हाफ पर कंसंट्रेशन कितनी है, C2, और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि जो सेकेंड टी हाफ है वो किसके बराबर होगा, 1/C2 की कंसंट्रेशन के n-1 के बराबर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से, करिए डिवाइड। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ बीच में से, इनको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको इससे या इसको इससे, तो हमें मालूम है ये चला जाएगा ऊपर, ये रह जाएगा नीचे, यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, टी हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय में टी हाफ सेकेंड इज इक्वल टू C2 बाय में C1 इसकी पावर n-1। सही है, इसको इससे डिवाइड किया, C2 ऊपर चला गया, C1 नीचे आएगा, ये n की पावर 1 कॉमन था तो मैंने लिख दिया n की पावर 1। अब मुझे n चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, अगेन टेकिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम ले लीजिए। ये हो गया बच्चे, देखिए log t हाफ 1 और डिवाइडेड बाय में टी हाफ सेकेंड, और एक्चुअली में ये दोनों के लिए लॉगरिथम है क्योंकि लॉगरिथम लेंगे तो डिवाइड में होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चे log, पावर आगे आ जाती है n-1 log C2 माइनस C1। ठीक है ना, कंसंट्रेशन C2 माइनस C1। ठीक है, C2 डिवाइडेड बाय में C1। ठीक है, लॉगरिथम C2 डिवाइडेड बाय में C1 एज इट इज हमने लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चे, मुझे यहाँ से n चाहिए तो इस n को अगर मुझे सोल्व करना है तो आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, n को अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आ गया इधर, n इज इक्वल टू 1 प्लस log t हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय में t हाफ सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय में, वहाँ से हमारे पास आ जाएगी लॉगरिथम कंसंट्रेशन C2 डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन C1 फ्रॉम हियर n कैन बी डिटरमाइन, यहाँ से n को डिटरमाइन किया जा सकता है। और जैसे ही आप यहाँ से n डिटरमाइन करेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिएक्टेंट पता चल जाएगा। तो हमने कहा टी हाफ की रिलेशनशिप होती है, हमने कुछ नहीं किया, दो टी हाफ लिए अलग अलग, एक टी हाफ T1 एक T2। हमने कहा ये रिलेशन होती है कंसंट्रेशन की पावर n-1 कंसंट्रेशन की पावर n-1। जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमने कहा n-1 C2 बाय में C1। इसको सोल्व करने के लिए हमने लॉगरिथम लिया, लॉगरिथम लेकर हमने यहाँ से क्या कर दिया, n की वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, these are some of the methods which can be used to determine the order of the reaction। यहाँ से आप रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं अगर आपको order of reaction पता चल गया है। ठीक है,